हेलो डे स्टूडेंट, मैं अरविंद निषाद आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अल्फा ट्यूटोरियल पर स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10 मैथ्स का 2022 का सेट बी सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम इससे पहले सेट ए सॉल्व कर चुके हैं। जिन्होंने वो वाला वीडियो नहीं देखा है, मतलब सेट ए वाला वीडियो नहीं देखा है, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो चलिए आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 4 के शून्यक है। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4 के शून्य का मतलब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू क्या कर लेंगे, 0 ले लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 4 कर सकते हैं, क्योंकि पहले पक्षांतर कर दे, ट्रांसफर कर दे। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, √4। और इसको क्या लिख सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, मतलब वर्ग समीकरण में इसको लिखते हैं +-2। कितना लिखेंगे, +-2। तो ये आ जाएगा आपका एक बार x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2। मतलब आपका ऑप्शन क्या आएगा, 2 and -2। तो आपका जो ऑप्शन है वो है आपका फर्स्ट ही ऑप्शन है इसमें। तो देखिए मैं डायरेक्ट ऑप्शन टिक नहीं करवा रहा हूँ, वो आया कैसे वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसके दूसरे तरीके से एक सॉल्यूशन कर सकते हैं। ये देखिए इसका दूसरा मेथड इसी का, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस क्या है, बी स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, वो होता है ए प्लस बी। मतलब एक बार प्लस करेंगे और एक बार क्या करेंगे, एक बार माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा, 0। तो ये आपका आ जाएगा x + 2 इक्वल टू 0 और x - 2 इक्वल टू 0। तो ये हो गया x इक्वल टू -2 और ये हो गया x इक्वल टू 2। दोनों ही कंडीशन में आपका x एक बार 2 आया है और दूसरे बार क्या आया है, -2 आया है। तो इस तरीके से हम सॉल्यूशन करते भी जाएंगे और ऑब्जेक्टिव टिक करते भी जाएंगे। तो इसका आंसर जो होगा वो फर्स्ट होगा, 2 and -2। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, घनाभ के कुल विकर्णों की संख्या क्या होती है, मतलब टोटल नंबर ऑफ डायगोनल इन क्यूबाइड। देखिए जो क्यूबाइड होता है या घनाभ होता है उसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स होते हैं 16। तो इसका ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिंदु 1 - 3 किस चतुर्थांश में है। बिंदु 1 - 3 किस चतुर्थांश में है, तो देखते हैं। सबसे पहले ये देख लीजिए, आपको यहाँ पर x y होता है, यहाँ पर क्या होता है, ये -x होता है और +y होता है। यहाँ पर क्या होता है, -x -y और यहाँ पर क्या होता है, x तो पॉजिटिव होगा लेकिन y क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो आपको जो पूछा है वो है 1 - 3। 1 - 3 कहाँ पे होगा, तो 1 कहाँ पे होगा, देखिए x एक्सिस में 1 लेना है। तो x एक्सिस में यहाँ पे 1 2 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 1 ले लेंगे और यहाँ पर क्या है, -3। तो -3 कहाँ पर आएगा, तो ये आ जाएगा आपका ये नीचे 1 2 और 3। तो -3 यहाँ पर आएगा। तो आपका पॉइंट जो है ये इस साइड में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 1 - 3। तो फोर्थ क्वाड्रेंट, इसका आंसर क्या आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब आपका ऑप्शन डी चतुर्थांश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 और -2 का समांतर माध्य क्या होगा, मतलब अरिथमेटिक मीन। तो पहले ही बता चुका हूं, अरिथमेटिक मीन समांतर माध्य का क्या फार्मूला होता है, समांतर माध्य बराबर होता है संख्याओं का योग। मतलब ये इसको लिख सकते हो आप लोग अरिथमेटिक मीन, शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं अरिथमेटिक मीन। तो ये हो जाएगा आपका 4 and -2 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, a + b अपॉन क्या होता है, 2। तो a आपका क्या है, a इक्वल टू 4 है और b इक्वल टू क्या है, -2 है। तो यहाँ पर जब सॉल्व करूंगा अरिथमेटिक मीन या समांतर माध्य, तो ये हो जाएगा 4 और यहाँ पर ऑलरेडी b में माइनस है। ये देखिए b में क्या है, माइनस है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 - 2 अपॉन 2। तो 4 में से 2 माइनस करो, मतलब 4 में से 2 माइनस तो 2 और ये हो जाएगा आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1। आपका आंसर क्या आएगा, 1। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, फोर्थ का फर्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेक 45। सेक 45 इंटू cos 45। तो यहां पर देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, सेक को क्या लिख सकते हैं, 1/cos लिख सकते हैं। सेक को क्या लिख सकते हैं, 1/cos और इंटू क्या है यहाँ पे cos
45। तो ये 45 cos 45 और ये cos 45 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा 1। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका सी, मतलब फिफ्थ का आ जाएगा सा। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में फर्स्ट क्वेश्चन है, जिस राशि पर ब्याज की गणना की जाती है, मतलब द सम ऑफ मनी ऑन विच इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड। तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो मूलधन आ जाएगा, क्योंकि मूलधन पे ही हम ब्याज की गणना करते हैं, क्योंकि हमको जो भी पैसा मिलता है, इंटरेस्ट वगैरह मिलता है, वो प्रिंसिपल पे मिलता है। तो इसका इंग्लिश मीडियम वाले इसको लिख लेंगे प्रिंसिपल। सेकंड क्या है देखते हैं। अच्छा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड है आपका x रेशियो 18, यहाँ पर आपका है, सॉरी ये 54 है, ये कितना है 54। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे तो कुछ दिया नहीं है, तो इसको एक काम करते हैं, ये हो गया आपको जो मिडिल टर्म होता है, मतलब मध्य वाला जो होता है वो डबल हो जाता है। अगर 3 रेशियो दिया हुआ है, 3 रेशियो दिया हुआ है, तो बीच वाला जो होता है वो क्या होता है, डबल हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा आपका x/18 इक्वल टू 18 क्या हो जाएगा 54। तो 18 का अगर टेबल मालूम है, 18 का 18, 18 3 54 होते हैं, 18 1 18, 18 3 54। तो x/18 इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा 3। तो आंसर जो आपका आ जाएगा 18 क्या हो जाएगा 3। तो x इक्वल टू क्या होगा 6 होगा। x इक्वल टू क्या होगा 6, क्योंकि 3 1 3, 3 6 3 एकम 3, 3 छक्के 18। तो बी का ऑप्शन है, मतलब खाली स्थान में दूसरे का आपका जो आंसर होगा वो 6 होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि cos थीटा इक्वल टू 1 हो तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो बताइए cos थीटा इक्वल टू 1 है, cos थीटा कितना है 1 है। तो cos थीटा अगर इक्वल टू 1 है तो 1 किस में होता है, cos 1 किस में होता है, तो इसको लिख सकते हैं cos 0। cos 0 में cos 0 की जो वैल्यू होती है 1 होती है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका थीटा इक्वल टू 0, मतलब 0 आंसर आएगा। थीटा इक्वल टू क्या होगा 0। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पर क्या होती है। तो ये देखिए जीवा मतलब होता है कॉर्ड, तो ये आपका सेंटर है किसी सर्कल का, और ये आपका कॉर्ड है मतलब जीवा है। तो मध्य बिंदु से जीवा को मिलाने वाली रेखा जीवा पर क्या होती है, लंब होती है। तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो हो जाएगा लंब, या फिर क्या बोलेंगे इसको परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे परपेंडिकुलर। ये आपका 4th का आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस जीवा जो वृत्त के केंद्र से होके जाती है, वृत्त की क्या होती है, कॉर्ड विच पासेस थ्रू द सेंटर। अब ये बताइए, ये सेंटर है, सॉरी सर्कल है, ये इसका सेंटर है। अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दूं, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दूं, तो ये क्या होगा। तो ये बोल रहा है सेंटर से जो भी कॉर्ड होके जाता है, जो जीवा जो होती है, जो सेंटर से होके जाती है, मध्य बिंदु से होके जाती है, तो उसको बोलते हैं व्यास। ये क्या है इसका, व्यास ही तो है, मतलब डायमीटर तो है। तो आपका आंसर जो आएगा वो आ जाएगा व्यास, या फिर आप बोलेंगे डायमीटर। क्या बोलेंगे डायमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रू और फॉल्स है, यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो उनकी संगत भुजाएं हमेशा बराबर होती है। नहीं, हमेशा बराबर नहीं होती, इक्वल रेशियो में होती है ये। तो इसका आंसर जो है फर्स्ट आपका जो फॉल्स है, फर्स्ट का आंसर जो है वो फॉल्स है आपका, मतलब रॉन्ग है, गलत लिखेंगे वहां पे। सही या गलत पूछा है तो आप लोग लिखेंगे असत्य। सेकंड क्या है आपका, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। देखिए साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, हाँ तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा कॉस थीटा। तो ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा आपका ट्रू, मतलब सत्य। क्या लिखेंगे सत्य। थर्ड क्या होगा, देखिए इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। समीकरण निकाय में यदि a1 अपॉन क्या है a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये तो यूनिक सॉल्यूशन है आपका। तो देखते हैं समीकरण निकाय में a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो तो इसमें अद्वितीय हल प्राप्त होगा, मतलब यूनिक सॉल्यूशन। ये ट्रू है आपका, तो इसका आंसर जो होगा वो ट्रू होगा, मतलब ये सत्य होगा। ये आपका असत्य, फर्स्ट वाला सत्य, सेकंड वाला सत्य और थर्ड वाला भी सत्य, मतलब ट्रू है। उसके बाद है एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का y निर्देशांक। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करके दिखा देता हूं क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है। एक्स एक्सिस पर है, ये एक्स एक्सिस पर, ये बताइए सॉरी ये एक्स एक्सिस है, ये वाला जो है आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। तो ये पूछ रहा है क्या एक्स एक्स पर स्थित किसी बिंदु का y निर्देशांक। तो एक्स एक्स पर तो y होता ही नहीं है, अगर एक्स एक्स पर पूछे तो y होता ही नहीं है, तो इसका y निर्देशांक क्या होगा 0।
तो क्या बोला है, शून्य होता है, सही है। ये आपका जो फोर्थ है वो आपका फोर्थ वाला ट्रू होगा, आपका क्या होगा, ट्रू मतलब सत्य। नेक्स्ट देखते हैं, जिस राशि पर ब्याज की गणना की जाती है उसे मिश्र धन कहते हैं। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, रिपीट नहीं, अच्छा इसे पूछा है जिस राशि पर, फिल इन द ब्लैंक्स का फर्स्ट क्वेश्चन, जिस राशि पर ब्याज की गणना की जाती है उसे क्या कहते हैं करके पूछा है, जबकि यहाँ पे ये दिया है कि जिस राशि पर ब्याज की गणना की जाती है उसे मिश्र धन कहते हैं। रॉन्ग है क्योंकि मूलधन होता है, ये मैच्योरिटी नहीं होता, मतलब आपका अमाउंट नहीं होता, ये होता है आपका प्रिंसिपल। तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। फिफ्थ वाला जो आंसर है वो हो जाएगा आपका फॉल्स, फिफ्थ वाला हो जाएगा आपका फॉल्स मतलब असत्य। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जांचिए कि क्या gx px का एक गुणनखंड है, मतलब चेक वेदर द gx इज अ फैक्टर ऑफ px इफ gx इक्वल टू x प्लस 4 एंड px इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। तो आते हैं सॉल्यूशन में, देखते हैं gx इक्वल टू x प्लस 4 है और px इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 है। तो सबसे पहले gx इक्वल टू क्या रखेंगे, 0। gx इक्वल टू क्या पुट करते हैं, 0। तो x प्लस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो x इक्वल टू क्या होगा, -4। मतलब आपको px में क्या पुट करना है, क्या रखना है, x इक्वल टू -4। तो px इक्वल टू हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, और जहाँ जहाँ x है वहाँ पर क्या पुट करना है, -4। तो 0 आना चाहिए, अगर 0 नहीं आया तो ये गुणनखंड नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका -4 का स्क्वायर प्लस 2 -4 -1। तो ये हो जाएगा आपका 16 प्लस 4 दूनी 8, ये हो जाएगा आपका -8, ये आपका क्या होगा, -8। और ये क्या होगा आपका -1, ये हो गया 16, ये हो गया 4 2 8 और ये हो गया 1। तो ये हो जाएगा आपका 16 माइनस 8 और 1 क्या हो जाएगा 9, और 16 माइनस 9 करोगे तो 7 आ रहा है, मतलब 0 नहीं आ रहा है आपका। तो ये समीकरण का मूल नहीं है, मतलब गुणनखंड नहीं है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, इसे पूछा है क्या गुणनखंड है, तो गुणनखंड नहीं है, मतलब आपका इट इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, क्योंकि 7 आ रहा है, अगर 0 आता तो ये फैक्टर होता, अगर 0 नहीं आया है तो गुणनखंड नहीं है, मतलब फैक्टर नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, k के किस मान के लिए समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर होंगे, मतलब इक्वेशन विल बी रियल एंड इक्वल। तो 9x स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 4 इक्वल टू क्या होगा, 0। ये kx बोला है, ठीक है, k की वैल्यू निकालना है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए 9x स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 4 इक्वल टू क्या है, 0। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी होगी, 9, b की वैल्यू यहाँ पे 3k है। देखिए यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, यहाँ k को लिखते नहीं है, तो b की वैल्यू कितनी होगी 3k, और c की वैल्यू कितनी है 4। तो आपको कंडीशन ये दिया है समीकरण के मूल वास्तविक व बराबर होंगे, मतलब रूट्स आर रियल एंड इक्वल। जब रूट्स एंड रियल एंड इक्वल है तो ये बताइए d की वैल्यू कितनी होती है, तो d की वैल्यू होनी चाहिए 0। तो आपको 0 लिखना कंपलसरी है। तो d की वैल्यू मतलब विविक्त कर या फिर डिस्क्रिमिनेंट कितना होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब b की वैल्यू रख दीजिए, कितना है यहाँ पे 3k स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है आपकी 9 एंड ये है आपका C4 है इक्वल। देखिए मैंने एग्जाम में कॉपी चेक किया है, वहां पर स्टूडेंट ना यहाँ पे 0 नहीं लिखते हैं। तो अगर आप 0 नहीं लिखोगे तो ये ट्रांसफर कैसे होगा या फिर सॉल्व कैसे होगा, ठीक है, डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना है आपको, यहाँ पे मार्क्स कट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, 0 लिखना है। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 9k ना, क्योंकि स्क्वायर करोगे तो 9k और 16 नियम 140, मतलब ये हो जाएगा 144 इक्वल टू कितना हो गया 0। तो यहाँ पर देखिए 9k स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 144, और 9k स्क्वायर k स्क्वायर कर दीजिए यहाँ पे, क्योंकि 9 को वहाँ पे डिनोमिनेटर में ले जाइए, 144 अपॉन कितना हो जाएगा 9। जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9 एकम 9 और 16 ने 140 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 16। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी √16, मतलब k की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी ±4। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे प्लस माइनस नहीं करते, लिखते हैं वहाँ पे, तो यहाँ पे आपका मार्क्स कम होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। तो प्लस माइनस लिखिए, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वर्ग समीकरण है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है 2 cos 40 इंटू cosec 50 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आते हैं सॉल्यूशन में। देखिए
2 cos 40 cosec 50। तो यहाँ पर देखिए cos है और ये क्या है, cosec है। तो सबसे पहले तो एक काम करिए, इसको 1/sin कर सकता हूँ, cosec को 1/sin कर सकता हूँ। 2 cos 40 इक्वल इंटू, यहाँ पे इंटू है, 1/ क्या हो जाएगा ये sin 50। क्यों? क्योंकि cosec थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/sin थीटा, ये फार्मूला यूज हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे इसको ऐसा अच्छे तरीके से लिख लीजिए, ये हो गया 2 cos 40 और इसको लिख सकते हैं हम sin, इसको लिख सकता हूँ क्या 90 - 40। ये तो ऊपर वाले को चेंज कीजिए, ये तो नीचे वाले को, नीचे वाले को मतलब साइन को मैंने चेंज कर दिया, कॉस को भी चेंज कर सकते हो। कॉस को क्या लिख सकते हो 90 - 50, कॉस को क्या लिख सकते हो 90 - 50, लेकिन मैंने साइन को चेंज कर दिया, साइन क्या हो जाएगा 90 - 40। जो कॉस को चेंज करना चाहते हैं वो कॉस को चेंज कर सकते हैं। तो कॉस 90 - थीटा क्या होता है, ये देखिए, सॉरी साइन 90 - थीटा क्या होता है, साइन 90 - थीटा क्या होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया 2, ये हो गया cos 40 और नीचे भी तो cos 40 ही आएगा, तो cos 40 कैंसिल। आपका क्या बचा हुआ है इसको, सॉरी यहाँ पे इक्वल लिखना भूल गया हूँ मैं, आप लोग भी यहाँ पे इक्वल लिखिए, तो ये क्या हो जाएगा 2। तो दिस इज योर आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कुछ नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है, तो डायरेक्ट आते हैं सॉल्यूशन में। तो सबसे पहले यहाँ पे मीडियन निकालने बोल रहा है, मतलब माध्यिका निकालने बोल रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले इसको क्या करो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, मतलब बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करना है। ठीक है, मैंने अरेंज कर दिया है टाइम वेस्ट ना हो करके। उसके बाद क्या करना है, इसको काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर लिखिए n इक्वल टू कितना हो गया 7, काउंट करके लिख दीजिए कितना नंबर है यहाँ पे 7 ऑड है कि इवन है, तो ये आप बोलोगे कि ऑड है सर, मतलब विषम है। यहाँ पर लिख सकते हो विषम, क्या लिखना है विषम। अब विषम के लिए माध्यिका क्या होता है, तो माध्यिका या मीडियन सॉरी माध्यिका m या फिर मीडियम m इक्वल टू होगा n + 1/2। क्या लिखेंगे n + 1/2। तो n कितना है आपका 7 है, प्लस 1 कितना है, सॉरी 1 तो 1 ही रहेगा 2, तो ये हो जाएगा 8/ क्या होगा 2। इसको टर्म लिखेंगे ना, टर्म मतलब इतना पद, तो ये हो जाएगा 4th टर्म। 2 एकम 2 2 चौका 8, तो कितना कौन सा टर्म आएगा, कौन सा पद आएगा 4th पद। तो 4th वाला कौन सा है 1 2 3 4, ये वाला जो है आपका क्या है, आपका 4th है, तो आपका आंसर क्या होगा 115। तो इसका मीडियन क्या हो जाएगा 115। ये मूल बिंदु से 5 1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आते हैं सॉल्यूशन में। देखिए मूल बिंदु क्या होता है या ओरिजिन क्या होता है, तो सपोज ये एक लाइन है, तो ओरिजिन तो 0 0 ही होता है, या मूल बिंदु कितना होता है 0 0 होता है। और ये बोल रहा है 5 और 1, ये कितना बोल रहा है 5 और 1, तो इसको a कर लीजिए, ये a हो गया और ये क्या हो गया, इसको डिस्टेंस फाइंड करना है, मतलब बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो डायरेक्ट मैं इसको लिख सकता हूँ क्या x1 = 0 और y1 = 0, ये x1 होगा और ये क्या होगा y1। x2 कितना होगा, x2 = 5 होगा और y2 क्या हो गया 1, y2 कितना होगा 1। अब ये बताइए कि ए बी मतलब डिस्टेंस बिटवीन द एनी 2 पॉइंट्स, बीच की 2 बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका x2 कितना है आपका 5 है, तो 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 1 - 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 में से 0 माइनस करोगे तो 5 ही बस आएगा, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस क्या होगा 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 5 5 25 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा √26। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी √26। दिस इज योर आंसर। जो x² प्लस 5x - 2 = 0 के मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए आते हैं सॉल्यूशन में। तो देखिए अभी क्वेश्चन में गिवन है x² प्लस 5x - 2 इक्वल टू क्या है 0। तो यहाँ से a इक्वल टू कितना हो जाएगा, x में कुछ नहीं है यहाँ पे, तो क्या होगा
1, b इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 और c इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका -2। तो आपको पूछा गया है मूलों का योगफल, मतलब सम ऑफ रूट्स, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स क्या होता है या मूलों का योगफल क्या होता है -b अपॉन क्या होता है a। और मूलों का गुणनफल कितना है, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, -b अपॉन a। तो यहाँ पर माइनस तो माइनस ही रहेगा, b की जगह कितना है आपका 5 है और a की जगह क्या है 1 है, तो आपका आंसर जो आएगा वो क्या होगा -5। मूलों का गुणनफल क्या होता है, मूलों का गुणनफल मतलब सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये क्या हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि c अपॉन क्या होता है a, क्या होगा c अपॉन a। तो c कितना है हमारा -2 अपॉन a कितना है 1, तो आपका आंसर फिर से कितना आ गया -2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम 9 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, मतलब फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 इवन नंबर। तो आते हैं सॉल्यूशन में। तो आप लोग बताइए कि फर्स्ट 9 इवन नंबर कौन कौन सा होगा, तो देखते हैं। फर्स्ट तो 2 होगा, 4 6 8 10 12 14 16 18। तो देखिए औसत क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, मतलब एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन टोटल नंबर। तो सम सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए, 2 4 6 8 10 12 14 16 18। तो देखिए जो ऐड करते हैं 2 4 6 6 6 12 12 8 20 10 30 42 42 और इसको ले लेंगे 50 60 70 80 90 हो रहा है। तो ये टोटल कितना हो रहा है आप काउंट कर लेना एक बार, तो ये हो जाएगा टोटल 90 अपॉन कितना हो जाएगा 90। तो आपका आंसर कितना आ गया 10। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि x+4 रेशियो 36 रेशियो 1 रेशियो 4 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो आते हैं सॉल्यूशन में। तो देखिए x+4 रेशियो 36 1 और क्या है 4। तो इसको कैसे लिखें, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x+4 अपॉन कितना हो जाएगा 36 और यहाँ 1 अपॉन कितना हो जाएगा 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, त्रियक गुणन कीजिए, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे x+4 को इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 से 36 को इंटू करेंगे तो 36 आएगा। तो यहाँ से आप कितना हो जाएगा 4x और ये कितना होगा 4 चौक 16 इक्वल टू कितना होगा 36। देखिए इसको डायरेक्ट कर सकता था कि 4 9 जा 36 5 आ जाता आंसर, बट आपको पूरा सॉल्व करना है। 4x इक्वल टू कितना होगा 36 माइनस कितना हो जाएगा 16। 4x इक्वल टू कितना होगा 36 माइनस 16। तो 4x सॉरी ये फिर से हो गया, तो 36 माइनस 16 कितना हो जाएगा आपका 36 माइनस 16 हो जाएगा आपको 20। अब 20 अपॉन कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये x इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 अपॉन 4। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। देखिए यहीं से आंसर आ जाता, देखिए 4 9 जा 36 9 1 जा 9, 9 में से 4 माइनस करते तो कितना आता 5। तो आपका आंसर क्या हो गया 5। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 3696 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब हाइट को फाइंड करना है। तो आते हैं सॉल्यूशन में। देखिए यहाँ पे गिवन है रेडियस मतलब त्रिज्या कितनी है 14 सेंटीमीटर, बेलन का वक्र पृष्ठ दिया है आपका 3696, बेलन का वक्र पृष्ठ कितना दिया है 3696, मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है 2 पाई RH इक्वल टू कितना होगा 3696। आपको हाइट ही तो फाइंड करनी है, मतलब ऊंचाई ज्ञात करना है। तो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं 2 इंटू 22/7 इंटू R कितना है आपका 14 इंटू कितना हो जाएगा H हो जाएगा इंटू कितना होगा H इक्वल टू 3696। तो यहाँ से देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ
7 1 जा 7 2 जा 14, तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा देखिए 3 6 9 6, और जितना बाकी बचा हुआ है वो नीचे आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 इंटू 22 इंटू ये इतना बचा हुआ है। तो सॉल्व करते हैं, 2 से करो या फिर 11 से करो, क्योंकि जाएगा 11 से। देखिए 11 2 जा मतलब 11 दूनी 22, 11 तिया 33, फिर बचेगा 3, 11 तिया 33 और 11 छक्के 66, 11 से चले जाएगा। ठीक है, 11 3 जा 33, 11 3 जा फिर 33, फिर 6 बचा होगा यहाँ पे, 11 6 जा 66। उसके बाद है आपका 2 से कट करो, तो ये हो जाएगा आपका 2 एकम 2, फिर बचेगा कितना 1, 2 छक्के 12 और 2 अट्ठे 16, इस 2 से कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 1 जा, ये हो जाएगा 2 8 जा 16 और 2 4 जा कितना होगा 8, अभी भी बचा हुआ है 2 बचा हुआ है, देख 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, 2 2 जा, मतलब h की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 42 सेंटीमीटर। देखिए ये जो कट हो रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट ये रहता है कि सर इसको कट यहीं पे करें कि हम रफ में कर सकते हैं, तो ज़्यादा अच्छा होगा आप इसको रफ में कर लीजिएगा और यहाँ पे आप इसको कट करके आंसर लिख दीजिएगा। तो ये तो रहा इसका आंसर, यहाँ पे लिख लीजिएगा, मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर मतलब बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 42 सेंटीमीटर। तो हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, और मैं बता दूं कि सेट ABC में क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 18 सेम क्वेश्चन होते हैं, तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन फिर से यहाँ पे पढ़ाऊंगा नहीं, मतलब बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने सेट A में ऑलरेडी बता दिया है। जिन्होंने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वाला वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक क्लिक करके देख लीजिए। तो ये तो रहा था क्लास, और अगर आप लोगों को आज का क्लास पसंद आया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिनको इनकी ज़रूरत है। ओके।